नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और देश में मानसून ने जोर पकड़ लिया है। जानकारों का कहना है कि देश भर में अभी 5% ज्यादा बारिश हुई है और इसका असर फसलों की बुआई में भी दिखा है। 21 जुलाई तक के आंकड़ों को अगर देखें तो धान, मूंगफली, गन्ना जैसी फसलों की बुआई पिछले साल से बेहतर है। सनफ्लावर को छोड़ दें तो बाकी सारे तिलहनों की बुआई भी अच्छे स्तर पर है। हालांकि उसके उलट हालात हमें दलहनों में देखने को जो मिला है वो कमजोर है। दालों की बुआई का हिस्सा अब तक 6.5 से 8% तक कम है। तुअर और उड़द दाल पहले ही बाजारों में काफी महंगी बिक रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस साल भी दालों की कमी होने वाली है। दालों की कीमतों में और कितनी तेजी आ सकती है, आने वाले फेस्टिव सीजन में कितना असर पड़ेगा, इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया, एक्सिस सिक्योरिटीज के प्रीतम पटनायक एंड सतीश उपाध्याय, सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर दालों की ही बात कर लेते हैं और दलाल एग्री कमोडिटीज के सतीश उपाध्याय से यहाँ पर शुरुआत करेंगे। सतीश जी, कैसे देखते हैं एज ऑफ नाउ जो नंबर्स हैं यहाँ पर बुआई के, क्योंकि ओवरऑल पल्सेस का एरिया तो कमजोर है ही और उसके बीच में भी अगर तुअर देखें तो करीबन 6.5% कम है बुआई का इलाका पिछले साल के कंपैरिजन में, और बाकी दालें जैसे कि मूंग है, उड़द है, यहाँ पर भी 2.5% की गिरावट बुआई के इलाके में। थैंक यू मनीषा जी। ऐसा है, अभी भी सोइंग कंटिन्यूसली अभी भी चल रहा है, अभी भी विंडो क्लोज नहीं हुआ है। जहां तक उड़द और मूंग का है वो सोइंग का विंडो महाराष्ट्र कर्नाटक के लिए क्लोज हुआ है, राजस्थान एक्सेस है, एमपी एक्सेस है। तो इन टोटलिटी में अगर आप देखोगे एज ऑन डेट तो पल्सेस का सोइंग लास्ट ईयर के नियर अबाउट क्लोज आ चुका है, जिसमें तुअर का भी सोइंग लास्ट ईयर से 5-6% ही कम था। वो भी अभी कुछ बारिशें रुक रही है महाराष्ट्र में, या नेक्स्ट मंथ में अगस्त में बारिशें फिर थोड़ी कम दिखा रही है। और विंडो सोइंग का 10 अगस्त तक चलता है, 10-15 अगस्त तक तुअर का। उड़द और मूंग जो है, जो राजस्थान ने काफी बड़ा कवर किया है उड़द का सीन और मूंग का, एमपी में अच्छा सोइंग हुआ है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में थोड़ा डिफिसिट था उड़द और मूंग में। बाकी तुअर का देखे तो सबसे बड़ा डिफिसिट कर्नाटक में था, जिसको कॉम्पेंसेट महाराष्ट्र कर रहा है, और कर्नाटक में भी अभी भी सोइंग चल रही है। तो हमारा ये मानना है कि तुअर का सोइंग आने वाले 1 वीक और 2 वीक में अपने को एक्सेस ही मिलेगा, लास्ट ईयर के कंपैरिजन से ज्यादा मिलेगा, प्रोवाइडेड अब और आगे बारिश की एक ऐसा रोल प्ले करती है। दूसरा नंबर पे मूंग और उड़द का सोइंग ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के इक्वल हो चुका है, क्योंकि मूंग का एमएसपी अच्छा था, तो यूपी में भी मूंग का सोइंग अच्छा हुआ है, एमपी में भी मूंग का सोइंग अच्छा हुआ है। और जो छोटे मोटे राज्य थे जहां नहीं होता था वहां पे भी मूंग का सोइंग काफी स्टार्ट हो गया है। उड़द का सोइंग एमपी में बहुत अच्छा हुआ है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अभी 10-15% सोइंग ज्यादा है और ये आगे बढ़ सकता है। तो टोटलिटी में अगर देखेंगे तो पल्सेस का सोइंग लास्ट ईयर के सोइंग के बराबर है। अभी भी जो डिले हुआ था मानसून का, मतलब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन का, वो धीरे धीरे कवर हो रहा है। रेस बहुत अच्छी हुई है, कहीं एक्सेस रेस हुई है, वहां थोड़ा बहुत कंसर्न है। बाकी आप टोटलिटी में बात करें तो पल्सेस का सोइंग लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छा ही रहेगा। राइट, तो ज्यादा नहीं तो कम से कम पिछले साल के नंबर तक तो हम यहाँ पर पहुंच ही जाएंगे जो आप कह रहे हैं सतीश जी। प्राइसेस फिर यहाँ पर कैसे देखते हुए हैं आप, क्योंकि एक तरफ तो एमएसपी लगातार बढ़ती हुई नजर आई ही है, जिस तरह के भाव मिले हैं माना यह जा रहा है कि बुआई यहाँ पर अच्छी होगी, जैसे भी आपने भी कहा। आगे त्योहारी मांग के चलते किस तरह के प्राइसेस फिर आने वाले 2-3 महीने में रह सकते हैं? प्राइसेस का ऐसा है कि अभी एज ऑन डेट जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, जैसा जो स्टॉक लिमिट लगाई है, या जो इंपोर्टर्स को 1 महीने में स्टॉक लिक्विडेट करना है, इससे बाजार में प्रेशर हो रहा है। और आज इंडिया में ओरिजिन से भी नीचे दाम है। आज तुअर के, उड़द के, मूंग के दाम जो ओरिजिन जहां से एक्सपोर्ट हो रहा है वहां से भी नीचे है। उसको यही रीजन है कि गवर्नमेंट का प्रेशर होने की वजह से जो इंपोर्टर माल ला रहा है उसको भी बेचना पड़ रहा है। और आने वाले टाइम में तुअर के और प्राइसेस नीचे इसलिए आएंगे कि अभी ईस्ट अफ्रीका की क्रॉप आना चालू हो गई है। ईस्ट अफ्रीका के जो ऑफर्स आ रहे हैं वो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू से 10-15% नीचे के ऑफर आ रहे हैं, तो वहां से शिपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। आने वाले टाइम में एज ऑन डेट ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज के दाम यहाँ से और बढ़ेंगे, तुअर, उड़द, मूंग के, और फेस्टिवल सीजन में काफी कंफर्ट रह सकता है। अभी तो फिलहाल यही दिख रहा है। तो सतीश जी, जो प्राइसेस थोड़ा बहुत कंट्रोल में आए हैं, वो जो रीजन है उसके, वो आप क्या कहेंगे? ज्यादातर उसका श्रेय सरकार को जाता है? मोटा मोटी ये एकदम सरकार का इतना बड़ा धंधा रहा है इस बार कि जो चीज मतलब 5 साल के
एवरेज से भी नीचे सोइंग था, जो मार्केट मान रहा था कि इस बार तुअर 125 जाएगी, 150 जाएगी, वो आज भी तुअर की अवेलेबिलिटी है, आज भी मंडी में तुअर आ रही है, 100-102 में आज भी मंडी में तुअर मिल रही है। तो ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री को, डोका को और स्पेशली रोहित जी को बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे कि उन्होंने प्राइसेस बहुत अच्छे, कंफर्टेबल, कंट्रोल रखे, कंज्यूमर्स का बेनिफिट हो रहा है और काफी सुचारू रूप से काम चल रहा है जोन डे। ऑलराइट, सतीश जी, आप एक तरफ कह रहे हैं रोहित जी का डंडा और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि रोहित जी ने बहुत सुचारू रूप से इसको चलाया भी है, लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि हमने प्राइसेस यहाँ पर कंट्रोल में आते हुए देखे हैं, तो कंज्यूमर्स के लिए ठीक ठाक है। और जहां तक किसानों की बात है, ऑफकोर्स उनको भी प्राइसेस अच्छे हैं, एमएसपी ऑन द हायर साइड है, तो उनको भी यहाँ पर फायदा है। तो ये तो बात हुई दालों की, लेकिन अब खाने के तेलों की बात कर लेते हैं और सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक हमारे साथ हैं। पाठक जी, यहाँ पर भी अगर हम ओवरऑल नंबर देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी भी थोड़ा सा कमजोर ही है। कैसे देखते हैं आप खाने के तेलों की, वेजिटेबल ऑयल्स की जो सोइंग हमने इस बार आते हुए देखी है? सॉरी, सोयाबीन की सोइंग मुझे लगता है कि पिछले साल के मुकाबले कम नहीं रहेगी। पहले मैं सोचता था शायद 1-2% कम रहे, लेकिन अभी जो खबरें मेरे पास है उससे लगता है कि पिछले साल का आंकड़ा हम जो है पार कर लेंगे। अभी मानसून अच्छा है, बारिश की स्थिति सब जगह अच्छी है फिलहाल जो खबर है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि सोयाबीन में तो कोई इशू दिखता नहीं है अभी सारा। और बाकी कैसे देखते हैं आप ग्राउंडनट में, यहाँ पर क्या किस तरह की सिनेरियो बन सकता है? क्योंकि एज ऑफ नाउ यहाँ पर भी हल्का सा हमने नंबर कम ही आता हुआ देखा है। ग्राउंडनट में क्या गुजरात में थोड़ा एरिया शिफ्ट हुआ है सोयाबीन की तरफ, तो वो ग्राउंडनट से थोड़ा सा एरिया शिफ्ट हो सकता है सोयाबीन की तरफ, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ग्राउंडनट क्या खाने का तेल में असल में इस्तेमाल बहुत कम है। ग्राउंडनट तो अभी टेबल नट है बेसिकली, खाने का तेल तो कितना 1-2%, 2-3% ही है सिर्फ, तो उसे तेल की कीमतों पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला ग्राउंडनट से। इसके अलावा मिस्टर पाठक, जिस तरह की हमने इंपोर्ट्स यहाँ पर आते हुए देखी हैं और हम कल परसों में यहाँ पर बात भी कर रहे थे कि जितना इंपोर्ट हमने जून में आता हुआ देखा है, मई के मुकाबले जुलाई में और भी ज्यादा इंपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे, तो ओवरऑल इंडियन मार्केट्स की अवेलेबिलिटी आप कैसे देखते हैं फिर? इंडियन मार्केट में जो अभी ऑयल की हालत वो ये है कि कीमतें पिछले 2-3 महीने से लगातार गिरती जा रही हैं और वो इतना लो हो गई है कि अभी तो हमको थोड़ा डर लगने लगा है कि ये कहां तक ले जाना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी अभी 0 है, इंपोर्ट लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इंडस्ट्री की बड़ी डिमांड रही है कि इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ी बढ़ाई जाए। शायद उसकी वजह से भी कुछ इंपोर्ट इसलिए बढ़ रहा है कि उसका ड्यूटी का फायदा लोग सोच रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो उसका फायदा ले लेंगे। तो अभी कंफर्टेबल डिमांड सप्लाई सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है, सप्लाई सिचुएशन कहीं पे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है कि तेल की कीमतों में कहीं से इजाफा हो सकता है। सोयाबीन की खेती अच्छी है, बाकी सब ठीक ठाक है, मस्टर्ड वाला ऑल टाइम हाई, तो भाव बढ़ने की उम्मीद कहीं दिखती नहीं है। अमेरिकन क्रॉप इज गुड, तो अभी सब कुछ सही दिख रहा है मुझे तो। मिस्टर पाठक, मैं कल गौरव मिस्त्री जी से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि मनीषा मार्क माय वर्ड्स, ये साल खत्म होने से पहले 10% की तेजी तुम देखोगे यहाँ पर खाने के तेलों के प्राइसेस में। आप कैसे देखते हैं इस एनालिसिस को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को? मैं, आपको पता है मैं प्राइस के बारे में कमेंट नहीं करता, सो आई विल स्टिक टू माय थिंकिंग, आई विल नॉट कमेंट ऑन प्राइसेस। ओके मिस्टर पाठक, फेस्टिवल्स आगे हैं, आप कहेंगे इनफ इंपोर्ट हो चुका है कंट्री में, तो आगे जाकर भी कोई दिक्कत या किल्लत नहीं रहेगी, ना प्राइसेस को लेकर ना अवेलेबिलिटी को लेकर? ये मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि अवेलेबिलिटी को लेकर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब प्राइसेस में ग्लोबली अगर कोई ऐसा हो जाए अचानक, जैसे यूक्रेन से शिप आने बंद हो जाए या कहीं ऐसा कुछ रास्ता बंद हो जाए, दैट्स अ स्पेशल थिंग, अदरवाइज कहीं कोई समस्या बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी की तो है ही नहीं बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो खाने के तेलों को लेकर यहाँ पर कोई चिंता नहीं है, अवेलेबिलिटी तो वैसे दालों में भी कोई चिंता नहीं है। आगे जाकर बात यही है कि चाहे त्योहार है, आगे इलेक्शन का भी समय है, तो एक ये चीज तो सरकार ने यहाँ पर काफी सही कर दी है कि जितना अवेलेबिलिटी है वो यहाँ पर काफी बेहतरीन है। अजय, कैसे देखते हैं आप दोनों ही सेक्टर्स, चाहे दाल है या खाने के तेल हो? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। सबसे पहले अगर हम पल्सेस की बात करें तो डेफिनेटली हमने देखा है कि पल्सेस के अंदर कहीं ना कहीं एरिया में कमी है, बट इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से जो गवर्नमेंट के चेक में लग रहे हैं उसकी वजह से प्राइसेस में एक ठहराव है। जितना उम्मीद था पिछले 2 साल से बढ़ना, वैसा हो नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि प्राइसेस साइडवे टू पॉजिटिव ही रहेंगे, ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई फॉल जैसी चीज लग रही नहीं है, स्टडी अपसाइड रहेगा। बट ऑयल सीड में मुझे लगता है कि 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, जिसमें कच्चा तेल काफी इंपॉर्टेंट है। जिस ढंग से हमने कच्चे तेल में तेजी देखी, पाम ऑयल भी आप देखिए 4000 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। जैसे पाठक जी ने कहा कि अगर
रूस और यूक्रेन के बीच में कुछ तनाव आएगा, जैसे पिछले हफ्ते में हमने एक एयर स्ट्राइक्स होते हुए देखे कुछ गोडाउन पोर्ट्स पे, अगर ऐसा कुछ अगर ब्लैक सी एरिया में अगर होता है उसका एक टेम्पररी बाउंस मिल सकता है। अदरवाइज हमारा प्रोडक्शन, हमारा स्टॉक और ग्लोबल मार्केट में भी जो लॉजिस्टिक इशू पिछले 2 सालों में था वो अब हटता हुआ दिखाई दिया। तो ओनली जो थ्रेट है वो है कच्चा तेल, जिसकी वजह से पाम ऑयल में तेजी, पाम ऑयल की तेजी की वजह से रिफाइन, मस्टर्ड, इन सबको एक थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। बट एक्सपोर्ट में बड़ी तेजी नहीं दिखाई दे रही, बिकॉज क्रॉप साइज इस बार भी हम सोयाबीन में भी अच्छा देख रहे हैं, मस्टर्ड के अंदर भी प्राइसिंग इतने अच्छे हैं, टाइमिंग भी, कि हम देख रहे हैं कि स्विंग अच्छी रहनी है। तो ओवरऑल सप्लाई पूरे साल भर कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। बट हाँ, कच्चा तेल ध्यान रखिए, बिकॉज जिस दिन से हमने ओपेक प्लस के स्टेटमेंट्स देखे हैं कि $90 आराम से छू सकता है, तो उसका असर एडिबल ऑयल पे भी हम पॉजिटिवली पड़ते हुए देखें। तो टेम्पररी एक बाउंस रह सकता है प्राइसेस पे। उसका असर पाम तेल पे आ सकता है और उसका असर यहाँ पर राइवल ऑयल्स में देखने को मिल सकता है। तो जैसे मिस्टर पाठक ने भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जब तक वहां पर कुछ नहीं होता तब तक नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया सतीश जी आपका, मिस्टर पाठक आपका भी साथ जुड़ने के लिए और एग्री कमोडिटीज पर चर्चा करने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं ही, उनके लिए लेके आएंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपका स्वागत है। एग्री कमोडिटीज पर हम चर्चा तो कर ही रहे थे, लेकिन अजय, अगर आपकी और कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हो विद इन द सेक्टर तो वो कहाँ होंगी? पूरे स्पाइस पैक की अगर हम बात करें तो काफी बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं हम। कोई दिन ऐसा नहीं छूट रहा है जहाँ पे स्पाइसेस में कोई ना कोई अपर सर्किट है। आज भी अगर हम देखें तो हल्दी के अंदर एक अच्छा गेन बना हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है फंडामेंटल तो काफी मजबूत है, अभी भी वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा है। तो अभी मुझे लगता है हल्दी के अंदर तेजी बरकरार रहेगी, जो 14,500 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। धनिया के अंदर पिछले 2 सेशन में हमने गिरावट देखी थी, थोड़ी जो पोजीशंस बनी हुई है उसको देखकर हायर साइड पे एक कैप जरूर दिख रहा है, क्योंकि अराइवल प्रेशर आ सकता है, लेकिन जिस दिन से मानसून है मुझे नहीं लगता नहीं रहेगा। तो 7,500 पे लेना चाहिए, 7,300 का स्टॉप लॉस, 7,900 का टारगेट धनी में रहेगा। एंड अंत में अगर हम जीरे की बात करें तो जीरे में हमने पिछले 2 सेशन में डाइवर्जन जरूर देखा है, बट आई थिंक जब तक प्राइसेस 57,000 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड पॉजिटिव, तो आज के लिए 59,000 पे लेके चलिए, 57,500 का स्टॉप लॉस रखिए, 60,500 तक के टारगेट हम जेल में। तो तीनों ही मसाले के अंदर बाय और ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करनी चाहिए। आज ये कोई कमोडिटी अगर 3 महीने में 100% चढ़ जाए तो वो फिलहाल भी ओवरबॉट नहीं है? हाँ, डेफिनेटली ओवरबॉट बहुत है, बिकॉज पिछले साल हमने निकल को देखा था जो 2 दिन में डबल हुआ था, और इस बार हमने हल्दी को देखा था जो 2 महीने में डबल हुई है। बट फ्रैंकली जिस दिन से मैं बसमत को जाके आया था तो वहां पे पहले ही ये रिपोर्ट चल रही थी कि 25 से 30 स्विंग में ड्रॉप होगा। एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी है। कैरियर स्टॉक जो हम लोग 1 करोड़ बोरी के आसपास का पिछले काफी सालों से देख रहे थे वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रही है। और अब चिंता ये बन रही है जो एक्सेस रेनफॉल महाराष्ट्र में और कुछ जगह पॉकेट्स में हुई है, यहाँ पे डैमेजेस रिपोर्ट भी आना चालू हुए। तो एक साथ ये जो सारी न्यूज है ये हल्दी को सपोर्ट जरूर किया, और टेक्निकली एक अच्छा राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट आया हुआ है जो 9,500 से टारगेट दिखा रहा है 17,000 तक का। तो टेक्निकल, फंडामेंटल और डेटा तीनों ही कॉम्बिनेशन हल्दी के लिए सपोर्टिव। दैट इज व्हाई मॉर्निंग में डाउन खुलने के बाद भी हम 4% अपसाइड आते हुए देख पा रहे हैं अभी भी। एब्सोल्युटली। आई डोंट नो वो निकल वाला एग्जांपल कितना सही है, क्योंकि निकल 2 दिन में डबल हुआ और उसके बाद जिस तरह से वो गिरा आई थिंक इट्स अनदर स्टोरी। पर मेटल्स की बात कर लेते हैं। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल नॉन एग्रो स्पेस और विद इन मेटल्स आपकी कोई टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी? मेरे हिसाब से मुझे आज तो बहुत खतरनाक दिन है कोई भी कॉल देने के लिए, बट मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस रखूंगा ऑन बेस मेटल्स। आई थिंक चाइना स्टोरी हैज बीन ऑलवेज डोमिनेटिंग प्लेयर है उसमें, और स्टिमुलस प्लान्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को थोड़े नीचे के लेवल पे भी आता है तो वहां पे खरीद के चल सकते हैं। मुझे लगता है कि कॉपर में भी कॉपर 734 के लेवल पे आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 730 का और टारगेट प्राइस रहेगा 740 का। फॉर लॉन्ग टर्म पीपल दिस इज ऑल्सो डिसेंट प्लेस की जहां से हम लोग खरीद के चल सकते हैं, क्योंकि चाइना में नॉट सिर्फ ये चाइना का जो स्टोरी डेवलप हो रहा है कॉपर में, उसके छोड़ के भी जाएंगे तो उसके ऊपर प्रोडक्शन में भी 14% का ड्रॉप हुआ है इन चिली, विच इज वन ऑफ द मेजर माइनिंग प्लेस। थर्ड, और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेंट्री में भी बहुत ड्रॉप्स हो रहे हैं। सो कॉपर का स्टोरी इज नॉट ओनली चाइना स्टोरी, बट उसके साथ में कहीं ना कहीं अवेलेबिलिटी के हिसाब से भी उसके हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड आ सकता है कॉपर में। तो मेरा कॉपर का तो कॉल है ही है।
साथ में हमारा गोल्ड का भी है, मुझे लग रहा है एक रेंज है जो 59,250 नीचे के लेवल पे और 59,600 के रेंज में थोड़ा ट्रेड करेगा बिफोर द फेड का न्यूज। तो एक बार यदि 59,300 के आसपास आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 59,150 का, टारगेट रहेगा 59,500। और यहाँ पर मनीषा एक चीज बोलना चाहूंगा कि ट्रेड कैरी ना करें, जो भी है बिफोर द मार्केट क्लोजिंग उसको क्लोज करके निकल जाए। ऑलराइट, एक व्यू आपसे क्रूड पे भी लेना चाहेंगे प्रीतम, क्योंकि यहाँ पर भी चाहे ओपेक कट्स हैं या ओपेक का ये कहना कि भाव बहुत जल्दी 90-95 तक जाने वाले हैं, एंड देन ऑफ कोर्स चाइनीज डिमांड, यहाँ पर भी एक लॉन्गर टर्म व्यू क्या अब बुलिश बन रहा है? नहीं मनीषा, इसमें कोई दो राय नहीं। आई थिंक वो ट्रेंड बुलिश का आ ही गया है, बिकॉज आई थिंक हाल फिलहाल में जो करेक्शन हमने देखा है, बिकॉज EIA का डेटा के हिसाब से 1.3 मिलियन बैरल्स का बिल्ड है, सो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत आ रहा है। एंड ऑल्सो फेड के हिसाब से कि क्या फेड डिसाइड करेगा, थोड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, इसलिए क्रूड में थोड़ा हम लोग प्रेशर देख रहे हैं, क्योंकि 96% तो है चांसेस की 25 बेसिस पॉइंट होगा, तो ये तो आई थिंक मार्केट में ऑलरेडी फैक्टर्ड है। तो उसके बाद वो स्टेटमेंट डविश आएगा या हॉकिश आएगा, उसके हिसाब से ही पूरा खेल होगा। तो मुझे लगता है क्रूड एट लोअर लेवल्स बाय करके चलना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। सो आज का कॉल के हिसाब से आप देखें तो 6,450 पे हम लोग का बाय का कॉल है, स्टॉप लॉस है एट 6,400 एंड स्ट्राइक टारगेट प्राइस है 65.20 का। मेटल्स में खरीदारी है, कच्चे तेल में भी है, और एक रेंज यहां पर सोने में बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन जैसे कहा गया कि खतरनाक दिन है आज का, क्योंकि यूएस फेड की अनाउंसमेंट है और कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इन दोनों के बीच में बाजार थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत शुक्रिया प्रीतम, अजय, आप दोनों का समय निकालने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज पे बात करने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।